हाँ, वो प्रतीक्षा के लिए ऐसा करके लिखो। हो गया रिकॉर्ड चालू हो गया। ठीक है, चलिए मैं शुरू कर। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अपने अपने हथियार लेके तैयार हो जाइए शूटिंग रेंज पर। देखिए, आज जो चीजें बताने जा रहा हूँ, हर बार बताता हूँ। और अगर वो चीज आपको नहीं आती है तो आप अनुवाद अच्छा नहीं कर पाएंगे। अनुवाद के बेसिक्स में मैं जाऊंगा। बेसिक्स में जाने के बाद धीरे धीरे इसकी गहराई की तरफ बढ़ूंगा। और आज का पूरा क्लास समर्पित है इस गहराई की ओर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा कि जब हम अंग्रेजी या हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी या हिंदी लिखते हैं, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, तो हिंदी या अंग्रेजी में जब भी हम लिखते हैं तो उसमें एक नियम होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब वाक्य संरचना। ये बेसिक है, हर बार मैं बताता हूँ जो लिख रहा हूँ, अगर ना लिखे तो बताइएगा। वाक्य संरचना, संरचना। ठीक है, वाक्य संरचना का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में चीजें कहाँ और कैसे रखी जाएंगी। जैसे मान लीजिए, सब्जेक्ट होता है, हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वह होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो दूसरा व्यक्ति है सब्जेक्ट के अलावा। और तीसरा होता है इसमें वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, SVO बोलते हैं। बिना इसके संरचना जाने आप अनुवाद अच्छा नहीं कर सकते या सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अंग्रेजी में अगर आप सेंटेंस कहें तो अंग्रेजी में जो चलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, और फिर आता है वर्ब। इतना तो आप सबको पता है। किसी को ना पता हो तो बताएं। पूजा जी? जी सर, पता। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ जी सर, इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, मैं जानबूझ के ऐसे लिखा है। और पूजा जी ने हाँ किया। अगर मैं चुनाव में खड़ा होता हूँ तो मैं जितना भी गलत बोलूं, पूजा जी हमें एक वोट जरूर देगी। धन्यवाद पूजा जी, समर्थन करने के लिए। वो तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं पैटर्न बताया हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, बीच बीच में मैं आपको जगाने के लिए ऐसे वाक्य बोलूंगा। थोड़ा सा जगे रहिए। जगे रहने से क्या होगा कि आप चीजें छोड़ नहीं पाएंगे, गलती नहीं होगी, और हम गलत करेंगे तो आप हमारा कान खींच सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ये हिंदी का है। जैसे एक उदाहरण मैं लिखूं, मैं अगर एक उदाहरण लिखता हूं, कहाँ चला गया उदाहरण? मैं जैसे लिखूं, राम, अब आम का सीजन आ गया है, नहीं तो पहले मैं आम से ही शुरू करता था। आम खाता है। फटाफट देख लें, ये आसान चीज है, ये मैं बता चुका हूँ। राम आम खाता है। अब इसे प्रश्न करेंगे, करता कौन है, मतलब राम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है। जब पूछेंगे कौन, हु से क्वेश्चन करेंगे तो हु में आएगा राम, अर्थात राम जो है वो सब्जेक्ट है। इसके बाद इसमें दूसरा दूसरा व्यक्ति, मतलब दूसरी संज्ञा, नाउन या फिर प्रोनाउन जो है वह इसमें ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी संज्ञा क्या है? आम है। आम संज्ञा है ना, सर्वनाम है। आम क्या है? संज्ञा। तो पहला हु निकल गया ना, जो दूसरा बचेगा, दूसरा शब्द बचेगा, वह हो गया सर्वनाम। और क्षमा करें, वह हो गया ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। और इसके बाद हो जाता है वर्ब अर्थात क्रिया। प्रश्न करेंगे कौन, क्या, क्या, दो बार क्या, तो राम आम खाता है। ठीक इसके विपरीत अंग्रेजी में लिखते हैं। अंग्रेजी का जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप हिंदी के पैटर्न के अनुसार अनुवाद कर देते हैं, राम आम खाता है, हम यहाँ लिखे राम मैंगो। अक्सर देखेंगे हम लोग, जब अंग्रेजी जो नहीं जानते हैं और अंग्रेजी सीखने का शौक होता है या अंग्रेजी बोलने का,
वे लोग इस तरह की बात करते हैं, राम मैंगो ईट्स, राम मैंगो ईट्स। लेकिन अगर यह वाक्य लिखेंगे तो सही होगा गलत होगा? ठीक है। तो इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पैटर्न है एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में चलता है, लेकिन हिंदी में जब हम उसका अनुवाद करेंगे तो एस ओ वी हो जाता है। और इसी पैटर्न पर हमारा पूरा व्याकरण निर्धारित है। अब इसमें क्या होता है, इसको जरा मैं मिटा दूं, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन एक सेंटेंस में और भी तो चीजें होती हैं। मान लीजिए इसमें टाइम होगा, टाइम भी होगा और प्लेस भी होगा, होता है कि नहीं? जैसे राजा 10 बजे रेलवे स्टेशन जाएगा, राजा जाएगा 10 बजे रेलवे स्टेशन। या फिर भारत में मछलियां बहुत पाई जाती है, जैसे मैं वाक्य लिखूं यहाँ, भारत में मछलियां बहुत पाई जाती हैं, या सिर्फ लिखूं मछलियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होगा इसका अनुवाद? फिश, फिशेज नहीं, जमीन आइए। दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? इतना छोटा सा दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। आप स्क्रीन में वो कर लीजिए। उसी में है। किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जिसको स्क्रीन नहीं दिख पा रहा है आप में से कोई बता रहे थे कि ऐसे रोटेट कर दीजिए, और मेरा जो फोटो है उस पर ठोकर मारिए, टकले पर ठोकर मारिए, हो जाएगा, पिन कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने बताया भारत में मछलियां पाई जाती है। क्या नहीं आ रहा है? टीम प्लीज जूम आउट कर लीजिए पेज। क्लियर है, बोर्ड क्लियर है आपकी तरफ से? हमारी ओर से क्लियर है, जिनको असुविधा हो रही है वो जरा रोटेट करके मेरे टकले पे जूम इन जूम आउट करिए अपने फोन का। कि कौन मैं करूं? अगर यहाँ दिक्कत है तो टीचमेंट पे आ जाइए, दोनों खुला हुआ है, दोनों मकान खुला हुआ है, असुविधा नहीं होगी इसमें। देखिए ये जो मैं वाक्य बता रहा था, आगे बढ़ते हैं। ये जो वाक्य मैं बता रहा था जी, अक्सर हम अनुवाद में, सुनिए अब आप लोग, अक्सर अनुवाद में हम क्या करते हैं कि नियम ये कहता है टाइम और प्लेस, एसबीओ के पहले प्लेस और टाइम आगे आ जाता है। अमूमन ये फॉर्मूला चलता है हमारा, पहले टाइम, फिर प्लेस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न आप लिख लीजिए। लेकिन कहीं कहीं ये जो नियम मैं बता रहा हूं उस नियम का अतिक्रमण होता है, अपवाद हर जगह है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, इसी तरह वाक्य संरचना भी इसी रूप में होगी। अब जैसे देखिए यहां मैंने कहा भारत में मछलियां पाई जाती हैं, यहां हमने मछलियों को अंत में रखा है, भारत को अंत में रखा है, जबकि नियम कहता है कि प्लेस यहां आना चाहिए सब्जेक्ट के पहले। क्यों ऐसा हुआ, कोई बताएगा आप में से? अरे कोई बताइए, गुड़िया। मैंने ये बताया, मैंने एक जो रूल बताया इसको पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले टाइम आएगा, टाइम के बाद प्लेस आएगा, प्लेस के बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न है सेंटेंस फॉर्मेशन का। जब आप अनुवाद करने जाते हैं इस पैटर्न का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पैटर्न आपने लिख लिया, टी पी, डेट, डेट आ गया तो डेट तो टाइम में ही आ गया ना, डेट तो समय है, काल। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये नोट करने के बाद अब मैंने बताया कि यहाँ आपका प्लेस सब्जेक्ट के पहले आया है, लेकिन जब मैं कहा भारत में मछलियां पाई जाती हैं, भारत में मछलियां पाई जाती है, इसमें हमने प्लेस लास्ट में ले लिया, अर्थात जो नियम मैं बता रहा हूं उसी को गलत साबित कर रहा हूं। क्या कारण है इसका, बता पाए आप में से कोई? नहीं, कोई रूल होगा ना, कोई रूल होगा ना, ऐसे थोड़ा ही है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, मैं एक बार दिल्ली से आ रहा था, सुनिए, मैं एक बार दिल्ली से आ रहा था,
तो मेरी ट्रेन के ऊपर वाले बर्थ में एक बालक और नीचे वाले बर्थ में एक बालक, मैं बीच में था। ऊपर वाला बोला नीचे वाले से ए हो, तो नीचे वाला बोला व्हाट हो, तो ऊपर वाला बोला खैनी इज, तो नीचे वाला बोला इज, तो ऊपर वाला बोला देन गिव सम। ये अंग्रेजी सही है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई पैटर्न होगा ना, इसलिए हम उसको गलत साबित कर रहे हैं। अंग्रेजी का या किसी भी भाषा का अगर पैटर्न सही नहीं है, मान लीजिए आप एक चित्र बनाते हैं। हाँ, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ये चित्र मुझे बनाना है। चित्र किसका बनाना है? एक बच्चे का या एक बच्ची का। मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा ऊपर हो गया है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे या बच्ची का मुझे चित्र बनाना है। ये चेहरा तो मैं बना दिया, अब उसके होठ यहाँ रख दूं और आंखें यहाँ रख दूं, तो ये क्या सही होगा? और नाक यहाँ कर दूं, या मान लीजिए नाक यहाँ कर दूं। हर चीज का इस वाक्य में अगर गौर से देखा जाए तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। सब्जेक्ट करता, करता। अगर तोड़े, हमारे अभी दोनों समूह में अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, वो समझ सकते हैं कि जब हम बोलेंगे करता, ठीक है। मान लीजिए मैं जरा भोजपुरी में अगर इसको बोलूं तो बोलेंगे अरे ब्रजेशवा क्या करता। ब्रजेश भाई हैं हमारे इसमें गूगल मीट में, तो उनके पिताजी उनकी मम्मी से बोलेंगे ए ब्रजेशवा क्या करता, का करता। मतलब जो करता है यही र उठ करके यहाँ आ गया, अर्थात ब्रजेश कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ब्रजेश की मम्मी बोलेगी ब्रजेशवा पढ़ता। क्या करता? पढ़ता। अगर दिल्ली वाले मित्रों को मैं समझाऊं तो ब्रजेश क्या कर रहा है, बंगाल में बोले तो ब्रजेश की कोर्चे, अर्थात कुछ न कुछ कर रहा है। और जो करता है वही कर्ता कहलाता है। मतलब जो आदमी कुछ काम कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। अब यहाँ जब काम कुछ हो ही नहीं रहा है तो कर्ता का प्रश्न ही खत्म हो गया। हाँ या ना? इसलिए ऐसे वाक्यों में ये रूल फॉलो नहीं होता है। ये रूल तभी फॉलो होगा जब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों के सीरीज रहेंगे। इसमें हम कर्म मान भी लेते हैं अगर मछलियां को या भारत को, लेकिन यहाँ कोई क्रिया हो ही नहीं रही है। शाश्वत सत्य है, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। चंद्रमा कभी कभी पूरब में उगता है, द मून शेल्डम राइजेज इन द ईस्ट, या इन ईस्ट क्या होगा यहाँ? ठीक है। तो इस तरह से पहला जो सूत्र मैंने आपको बताया, पहला जो मैंने सूत्र आपको बताया वो डायरी में नोट कर लें कि अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब, कार्य, क्रिया और करने वाला तीनों अगर एक साथ हो तो वैसी स्थिति में हम टाइम एंड प्लेस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अन्यथा सेंटेंस का पैटर्न ये होगा और उसमें प्लेस लास्ट में जाएगा। जैसे गोलकुंडा में सोने की खाने पाई जाती हैं, गोलकुंडा में सोने की खाने पाई जाती हैं, वो गोलकुंडा लास्ट में आएगा। अगर मैं कहूं पश्चिम बंगाल में धान की खेती बहुत होती है, तो देर इज अबुंडेंस ऑफ क्या? धान। धान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? राइस। उसके बाद खेती होती है इन वेस्ट बंगाल। इस तरह से पैटर्न में हम लिख लेंगे। हाँ, मैं देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं आपको टीचमेंट में कल मिल जाएगा। जो टीचमेंट में नहीं है आप लोग भी टीचमेंट में आके उसको सुन सकते हैं और रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। बेहतर होगा कि रिकॉर्डिंग पे ना जाएं। और राजेश के क्या यूट्यूब अकाउंट में ये जो अभी गूगल रिकॉर्ड हो रहा है वो यूट्यूब में जाएगा, 2 घंटे के लिए सिर्फ जाएगा, अनाउंस होगा, 2 घंटे बाद उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो वो टाइम बता देंगे। बेहतर है टीचमेंट पे आप लोग इसका लाभ उठा लीजिएगा। चलिए हम ये नियम फिर से बता देते हैं। नियम ये मैंने बताया, सूत्र बता देता हूँ। पहला सूत्र है अनुवाद का। मैंने बताया देखिए पैटर्न है अंग्रेजी में, हिंदी तो हम सबको पता है। अंग्रेजी में पैटर्न है सबसे पहले सब्जेक्ट, लिखिए इसको। सब्जेक्ट के बाद वर्ब,
और ऑब्जेक्ट, एक सिंपल सा तरीका है। जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। टेंस के बारे में फिर मैं आ गया था। रमेश झंडा फहराता है, रमेश होइस्ट द फ्लैग। हो गया ये। पर अगर उसमें प्लेस भी हो तो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और प्लेस के साथ टाइम हो, टाइम का मतलब डेट जो भी है वो प्लेस के पहले आ जाता है। ये पैटर्न आप लिख लीजिए, TPSDO। ठीक है, ताड़क, प्रमोद, शिव, वकील और ओ, ओल्ड हो गया। हाँ, नहीं, इसके पहले मैंने हिंदी में बताया। हिंदी का जो पैटर्न चलता है, हिंदी के पैटर्न में सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, और फिर क्रिया आएगी। हिंदी के पैटर्न में क्रिया बाद में आती है। बस इतना ही अंतर है दोनों में। और अगर आपने अंग्रेजी के हिसाब से अनुवाद किया तो आपका अनुवाद गलत हो जाता है। जैसे अनुवाद की समीक्षा आप लोगों की कर रहा था मैं, उसमें जो गलतियां होती है मैं वही बताता हूँ, इस तरह से होनी चाहिए। अब क्या है, ये नियम आपको हर जगह फॉलो करना है। ठीक है। अब दूसरा नियम लिख लीजिए, उसके नीचे मैंने बताया कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट समझ में ना आए, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर प्लेस लास्ट में चला जाता है। अगर वाक्य में कोई वर्ब सब्जेक्ट ना हो तो फिर प्लेस लास्ट में जाता है। ये साधारण सा नियम है, लेकिन अक्सर हम भूल करते हैं। पहला नियम हो गया, मिटाऊ। आज बहुत मैंने बताया, सब्जेक्ट ना हो और प्लेस हो। जैसे भारत में मछलियां पाई जाती हैं, पाकिस्तान में बंदूक पाए जाते हैं, अमेरिका में एटम बम पाए जाते हैं। इन सब चीजों में वो चीज लास्ट में आएगा। अमेरिका वाला जो स्थान है लास्ट में आएगा। क्लियर है? नहीं, प्लेस प्लेस, ऑब्जेक्ट हम नहीं बताए, ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज होंगे आप लोग। प्लेस जो है लास्ट में आएगा। सब्जेक्ट ना हो और प्लेस हो, सब्जेक्ट ना हो और प्लेस हो, तो फिर प्लेस लास्ट में जाएगा। जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन वेस्ट। क्या बोल रहे हैं? नहीं सुन पाया नेहा जी की स्पीच। देखिए, फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लेस लास्ट में होता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, शाश्वत सत्य जहां होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, वहां प्लेस लास्ट में होता है। सूरज पूरब में उगता है, दिल्ली में अच्छे लोग होते हैं, कलकत्ता में भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग पृथ्वी पर नहीं होते हैं, मंगल ग्रह पे होते हैं। इस तरह का वाक्य जब हो तो उसमें आप लास्ट में लेके जाएंगे प्लेस को। मिटा रहा हूं, अगले उसमें चले हम। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? चांदी जी, मेरी आवाज आ रही है? लिसन टू माई वॉइस प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको नोट करिए। चेहरा देखने की क्या जरूरत है, वैसे भी टकला हो गया हूँ। ठीक है, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। सुमन जी बोलिए। हाँ, देखिए, फिर लास्ट बात बता दे रहा हूँ। अगर मेरी शक्ल नहीं आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी शक्ल नहीं रह गई दिखाने के लायक, तो उम्र हो गई है। दूसरी बात, अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो भी मैं बोल तो रहा हूँ ना। जो मैं नरेट कर रहा हूँ उसको आप लोग लिखिए, समस्या हल हो जाएगी। अगर आवाज भी नहीं आ रही तब बात करिए। ठीक है, बीच में प्लीज कनेक्टिविटी के लिए परेशान ना हो। रिकॉर्डिंग रहेगी, 30 मिनट पे आगे देख लीजिएगा। फिर ऐसे क्या होगा ना, आपका समय नष्ट होगा और डाटा नष्ट होगा। हाँ जी, इंडिया का पहले द लगेगी ना। वो द कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आ रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके चलते हैं ना, एक बार में सारे सूत्र नहीं। पहला सूत्र आप लोगों को याद हो गया, कोई कमी रह गई तो बता दीजिए। अब हम दूसरे सूत्र पर आते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह यह है कि अब सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन मार्क रहे तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन मार्क कहाँ लिखते हैं बताइए? अरे, क्वेश्चन मार्क नहीं समझ पा रहा तू? ठीक है, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा।
अब एक साधारण सा और तरीका मैं बता देता हूँ। ये पहला सूत्र मैंने बताया, दूसरे सूत्र पे आते हैं। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब पढ़ चुके हैं कि नहीं? नहीं सर। एडवर्ब नहीं पढ़ी, ठीक है। टेंस पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, मैं थोड़ा सा एक टेंस पे एक हल्का सा शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि टेंस का प्रयोग हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे करेंगे। देखिए, जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में पेपर 1 में जो हम पढ़ते हैं, उसी का एप्लीकेशन पेपर 2 में हम लोग करते हैं। अगर पेपर 1 में आपको बताया गया है कि टेंस ऐसे होगा, तो उसका एप्लीकेशन अनुवाद में होता है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको टेंस बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया। अब जैसे मैं बताया राम खाता है, राम खाता है, जो वाक्य मैंने बताया, राम खाता है, कुछ भी खाता होगा, आम फल जो भी है, राम खाता है, ठीक है। अगर ये खाता क्या हो गया, वर्ब है ना। वर्ब में अगर वर्ब में क्या है, ता का प्रयोग हुआ है। वर्ब में अगर ता पेशी है, एकांत जी बोलिए, ठीक है। अगर वर्ब में ता पेशी है, तो ये ध्यान रखेंगे कि वाक्य में इज, एम और आर का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या होगा, सिर्फ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यस का प्रयोग करते हैं, यस या यस का प्रयोग कहां करते हैं, सिंगल पर्सन होगा, एस का मतलब सिंगल हो गया ना, ठीक है। एक ही बात है। आई और वी में आ रहा हूं, आई और यू बात दे करके, आई और यू के अलावा बाकी सब में एस या एस का प्रयोग होगा। ये सूत्र आप जान लीजिए। अक्सर हम लोग करते क्या है, जब हम रूल तो हमने रट लिया, लेकिन जब हमें तीर चलाने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं, कर्ण के जैसे, ठीक है। उनके गुरु ने सब कुछ सिखा दिया, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जब उनको मारना था तो सूत्र भूल गए। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया कभी। तो राम खाता है, मैंने आपको बताया राम सिंगल है, तो राम के लिए राम लिखेंगे, और खाना के लिए मैंने बताया इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, तो राम इज एम आर नहीं होगा, ईज होगा, और यस या यस प्रयोग कर देंगे। खत्म हो गई कहानी है। अगर, हाँ बोलिए। ये तो बहुत आसान है। एस या एस किस में लगता है, जैसे ओ से खत्म होता है वहां ई एस लगेगा, वॉवेल से जो खत्म होता है उसमें ई एस लगता है, और कॉन्सोनेंट से जो खत्म होता है उसमें एस लगता है, ठीक है। वॉवेल समझती है ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो अक्षर हैं वो वॉवेल कहलाते हैं। इनसे खत्म होने वाले के साथ ई एस लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट है टी बी डी, उनके साथ यस का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए, ये पैटर्न बदलता है जब इसका पास्ट हम करते हैं। राम खाता है, इसका पास्ट क्या होगा, क्या होगा हिंदी में पास्ट क्या होगा इसका, राम ने खाया, या फिर राम खाया, इसका क्या होगा, राम ate। बहुत अच्छा, राम है जीते, हाँ अब पकड़ा गया आपका। अब यहां आकर के हम लोग मार देते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, अभी जैसे आपने कहा राम है जीते हैं, एक मिनट रुक जाइए। राम एक, ध्यान दें आप लोग, इसी वाक्य में कंफ्यूजन रहती है। राम ने खाया, अगर इसके बाद है लगा होता है, तो फिर यहाँ है या है का प्रयोग होता है, ठीक है। मनोज बाबू, एम आई क्लियर? अगर यहाँ राम ने खाया, तो इसमें रूल के अनुसार हैज हैव का प्रयोग नहीं होता है, इज एंड आर का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नियम देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन
अगर खाया के साथ है जुड़ गया है, ये रूल ध्यान रखें। और हम लोग अक्सर गलती करते हैं जब आप रेलवे की परीक्षा देने जाएंगे। सुनिए, अब सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। जब आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं, पेपर 2 बहुत लोग इसमें देने जा रहे हैं, रेलवे का, कोर्ट का, उनसे इस तरह की गलती हो जाती है और फिर घर आते हैं तो बोलते हैं मैंने किया और मुझे 40 नहीं मिला। राम ने खाया, खाया मतलब या के बाद अगर है लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, उसका अर्थ होगा चुका है। चुका है मतलब खा चुका है। अभी अभी खाया, परसों खाया, वो अलग बात है। राम ने खाया, ये डिनोट करता है कि राम अभी भी खा के गया होगा। लेकिन राम ने खाया है, कल भी खाया हो सकता है, परसों भी खाया हो सकता है। तो इस वाक्य का जब खाया के साथ है या चुका है तो है जब का प्रयोग होगा। लेकिन सिर्फ खाया है तो एक लिखा जाएगा। ये नोट कर ले, ये अक्सर हम सभी पढ़े लिखे लोग भूल करते हैं, कई बार मुझसे भी हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अरे हाँ ना बोलिए। ठीक है। ये जो यह जो प्रयोग में, यह प्रयोग में बार बार, हाँ बोलिए सर। आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ नया पुराना नहीं है। जो आप भूल गई हो वो मैं याद दिला रहा हूँ आपको। अभी रास्ते पे मैं आ जाऊंगा फिर से। अगर आपको, हाँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बार बार बीच में 2-2 महीने पे रिपीट करता हूँ मैं, क्योंकि आपकी याददाश्त में बनी रही है सब बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ ये सब हमको पता है। देखिए ये सब हमको पता है कि है का प्रयोग। हाँ बिल्कुल, सारे नियम एकांत जी हम लोगों को पता है। लेकिन जब हमें तीर मारना होता है ना, तो हम कर्ण की तरह से भूल जाते हैं परीक्षा में। और राम ने खाया लिखा है तो राम हेजिटेट लिख करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं जय राम जी की। इसलिए बार बार आप सबको, खुद मुझे भी याद करना पड़ता है, ये पैटर्न चलना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, इसलिए ये जान लेना जरूरी है। इसके बाद बाकी सब सेंटेंस आसान है। जैसे राम खा रहा है, राम खा रहा है, क्या होगा? राम इज ईटिंग। इज एंड आर का प्रयोग होगा, ये आपको सब पता है। हाँ अगर खा रहा खा है तो बस। अच्छा, उसके बाद राम खाएगा, खाएगा अगर आ जाए यहाँ, विल या शैल का प्रयोग होता है। आई के साथ सिर्फ शैल का, और बाकी के साथ विल का प्रयोग। ठीक है। यह वाक्य आपको पता है, इसलिए अब मैं इसको जो बेसिक है वो याद दिलाने के बाद यहाँ छोड़ता हूँ, दूसरे अध्याय में चलता हूँ। कोई शक हो तो बता दें। हाँ राम ने खाया है अगर है तब, राम देखिए, राम ने खाया पहला है, क्या होगा इसका? राम एक, राम एक। लेकिन अगर इसके साथ राम ने खाया है होगा, खाया के बाद है लग गया, तो ये जो है इसके लिए है का प्रयोग होगा। एक मिनट में कॉल ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्या हुआ? हाँ राम ने खाया था, जहां था आ जाता है। अब राम ने खाया था अगर आ जाएगा तो हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब जो मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसके साथ में टेंस के कुछ और खास सूत्र। टेंस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बचपन से लेकर अभी तक। ठीक है, चलिए टेंस के कुछ खास बातें और मैं आता हूँ।
देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूं आई हैव टेकन टी, क्या होगा? आई हैव टेकन टी मतलब मैं चाय लेता हूं। वेरी गुड। मैंने चाय पी। ठीक है, चलिए। देखिए ये खाने के क्रम में क्या होता है, जैसे जैसे देखिए टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, टेक टी, ठीक है, और टेक फूड। मैंने ये जहां टेक या टेकन टी है, यहाँ चाय हम लोग लेते हैं या पीते हैं? चाय के साथ पीना का प्रयोग करेंगे, लेकिन अंग्रेजी में अगर करेंगे तो टेकन हो जाएगा। टेक फूड, टेक फूड का क्या होगा? खाना खाया, भोजन खाया होता है क्या? भोजन खाया होता है नहीं होता है? भोजन और खाना दोनों एक ही का पर्याय है, इसलिए भोजन किया होगा या खाना खाया होगा। इसी तरह टेक मेडिसिन, दवा, दवा लिया नहीं, दवा खाई। दवा लिया नहीं, दवा खाई। दवा लिया मतलब दुकान से दवा लेके आए। चूंकि देखिए हमारे भारत में हम लोग आधे ज्यादा अंग्रेज हो गए हैं, आज भी हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही करते हैं, हिंदी में नहीं करते हैं। और अगर किसी से झगड़ा हो तो हम टूटी फूटी अंग्रेजी में ही गाली देते हैं, पढ़े लिखे हैं इसलिए। ठीक है, तो वो माइंड सेट ऐसा हो गया है कि हिंदी की छाया पर अंग्रेजी की छाया आ जाती है। नियम क्या कहता है, दवा दुकान से ली तो टेकन मेडिसिन फ्रॉम द शॉप, लेकिन दुकान खा, दवा खा ली, दुकान नहीं, दवा खा ली उसके लिए टेकन मेडिसिन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बता रहा था, उसी तरह से पुरुष समझते हैं। कितने लोग पुरुष समझते हैं? पुरुष का मतलब क्या होता है? ठंड का मौसम, ठंड का मौसम। तो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं कि पुरुष मैन होता है ना। ग्रामर में पुरुष हमेशा पर्सन होता है। पर्सन कितने तरह का होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए सुनिए, अब आप लोग सुनिए। फर्स्ट पर्सन हिंदी में प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन इंग्लिश में मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष। कोई डाउट है इसमें? और जितनी महिलाएं जुड़ी हैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करूंगा, हिंदी व्याकरण में महिला नहीं लिखा है, इससे झगड़ा न करें। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सीक्वेंस कैसे हम दिखाएंगे? मान लीजिए अंग्रेजी में कोई वाक्य आ गया कि राम आई एंड यू, राम आई और यू, इसका सीक्वेंस हम अनुवाद में कैसे डालेंगे? कोई बताएगा? अजय जी नहीं, अजय जी नहीं, विजय। एक साथ सभी लोग बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा ना आपको। एक जने आवाज बोलिए फिर दूसरे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, साइलेंट, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में, हाँ मैं बता रहा हूँ फिर आप लोगों से सुन लेगा। हाँ आप लोग माइक बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे सबको बंद करना होगा, अच्छा नहीं लगता। चलिए आप लोग बंद कर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग। देखिए अंग्रेजी में पुरुष का स्थान निश्चित होता है। जो पैटर्न है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का पैटर्न बताया, उसी तरह से पुरुष का स्थान निश्चित होता है। सबसे पहले वाक्य में आप लिखेंगे सेकंड पर्सन। सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन। उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन। उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। ये पैटर्न भी आप याद रख लीजिए या लिख लीजिए।
कोई भी सेंटेंस जब आपको फॉर्मेशन के लिए आता है तो सबसे पहले, हाँ दीपा नहीं सुन पाया। वैसे वो सुनिए, एक और बात बता देता हूं मैं, ठीक है। 2 3 1 आप याद कर ले रही, बहुत अच्छा है, मुझे आज तक याद नहीं हुआ 2 3 1। 2 3 1 पैटर्न मैं भूल जाता हूँ, फिर वही जहां तीर मारना है भूल जाता हूँ। आप ये दिमाग में रखिए कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। आपका पैटर्न दीपा जी बहुत अच्छा है, लेकिन शायद मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं पूरा याद करता हूँ, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। जी हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में, मैं अभी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बताऊंगा तो फिर बता दूंगा। इंग्लिश का जो पैटर्न सेट है, अब जैसे मैंने लिखा राम आई एंड यू, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो आई यहां जाएगा। सेकंड पर्सन क्या है, यू, यू जो है यहां आएगा, और राम थर्ड पर्सन है तो यहां आएगा। ठीक है। जब भी आप अनुवाद करेंगे, चूंकि आज अनुवाद के बारे में बता रहा हूं, तो ये पैटर्न आप लिख लीजिए। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कोई क्रम नहीं है, मैं तुम और राम, मैं राम और तुम, किसी तरह से लिख लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए बोलते हैं हिंदी बड़ी आसान है, सीख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बताओ क्या? चलिए, हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया इंग्लिश का सीक्वेंस है, हिंदी में नहीं होता है कोई सीक्वेंस। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। अब एक और पते की बात बताता हूँ। जी रिंकी जी, मैंने कहा इंग्लिश का पैटर्न है, इंग्लिश के पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद कौन सा आता है, थर्ड पर्सन, और फिर अंत में फर्स्ट पर्सन आता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, हिंदी में इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं है। अब उसके बाद प्लेस, ये तो हो गया पर्सन, पर्सन के बाद आइए प्लेस का पोजीशन क्या होगा। देखिए ये चीजें अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारा अनुवाद, हम बहुत अच्छा अनुवाद करेंगे लेकिन गलती होती जाएगी। अब प्लेस का पोजीशन क्या होगा, अंग्रेजी के अनुवाद में सबसे पहले बड़ा स्थान, उसके बाद फिर छोटा स्थान, उसके बाद छोटा स्थान। ऐसे ही होता है क्या? दैट ऐसा नहीं होता है। पहले छोटा, ठीक है, होल्ड ऑन मैं बता रहा हूँ। देखिए देखिए, मैं अगर कहूं कि मैं दिल्ली के करोल बाग में रहता हूं, दिल्ली के करोल बाग में रहता हूं, करोल बाग से कोई मित्र है हमारे यहाँ, करोल बाग में रहता हूं। हिंदी का पैटर्न क्या है, सबसे पहले बड़ा, ये हिंदी का पैटर्न है, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। लेकिन अगर यही अंग्रेजी का होगा तो यहां लिखेंगे आई लीव एट करोल बाग इन दिल्ली, उसके बाद इन इंडिया जो भी है। अर्थात इंग्लिश में प्लेस शुरू होगा छोटे से बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, लेकिन हिंदी में ठीक इसका विपरीत होता है। ये पैटर्न आप लोग लिख लीजिए। क्लियर है? हाँ या ना, आगे बढ़े? ठीक है, उसके बाद चूंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गूढ़ बातें हैं, ये याद न रहे तो दिक्कत होती है, तो मैंने आपको आज पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों चीज बता दिया। अब इसके बाद हम आते हैं जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, से का अंग्रेजी अनुवाद। से, से क्या है हिंदी व्याकरण में, से क्या होता है, से कारक है, संबंध कारक, आपादान कारक, आपादान और संप्रदान दोनों शायद होता है ना। हम्म, कारण होता है। ठीक है, ठीक है, जब हम बोलो, जब हम कारक पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन से का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए खिड़की से मत झांको,
खिड़की के साथ से लगा होगा, खिड़की से मत झांको। उसके बाद घर से बाजार, घर से बाजार, उसके बाद आता है बस से। 3 तरह का वाक्य हुआ यहाँ, ठीक है। 3 पैटर्न आप देख रहे हैं। इसमें 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जहां माध्यम का प्रयोग हुआ, जैसे खिड़की से यहाँ माध्यम होता है। माध्यम का मतलब मीडियम होता है, यहाँ थ्रू का प्रयोग होता है। थ्रो नहीं, थ्रू। थ्रो मतलब फेंकना हो जाता है, थ्रू, THROUG, थ्रू, हाँ, थ्रू। इसके बाद अगर, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर यहाँ अलग हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन अगर हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा। लिख लीजिए आप लोग, ये सूत्र लिखिएगा। अगर मीडियम होगा तो थ्रू, अगर सेपरेशन होगा तो फ्रॉम, और उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट, बस क्या है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में बाई का प्रयोग होता है कहीं कहीं, ठीक है। और अगर ये इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो वहां विथ का प्रयोग होता है। नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, लिख लीजिए। अगर माध्यम का प्रयोग होगा, मीडियम का, तो मीडियम का जहां प्रयोग होता है वहां प्रयोग करते हैं थ्रू, THROUGH। जहां सेपरेशन का प्रयोग होता है, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जहां इंस्ट्रूमेंट होता है वहां विथ का प्रयोग करते हैं। और ट्रांसपोर्ट के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, बाई फटफटिया, ठीक है। और चाकू से मारा, विथ इंस्ट्रूमेंट है, सिलाई मशीन से, दूरबीन से, विथ होगा, फ्रॉम नहीं होगा वहां। और घर से बाजार, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बाजार से घर, ऑफिस से घर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। उसके बाद आता है, ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं, ये सारे सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग लिखते चलिए, और लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो सूत्र कहीं नहीं मिलेगा वो भूल जाएंगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा। जैसे मैं खुद ही हाथ में डायरी रखता हूँ, इसमें लिखता चलता हूँ। अब इसमें हम आते हैं, एक सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लीजिए दर्द होना। दर्द क्या है, दर्द, प्रेम, करुणा, ये सब क्या चीजें हैं, ये भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। भाववाचक संज्ञा, अर्थात इनको कहां से महसूस करेंगे, इंद्रियों से महसूस करते हैं, ठीक है। इंद्रियों से जो चीज हम महसूस कर सकते हैं, उनका अनुवाद हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। लिख लीजिए, इंद्रियों से महसूस करने वाली चीजों का हम अनुवाद, जिसे इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिए, इंद्रियों से जिस चीज को महसूस कर सकते हैं उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। उदाहरण मैं देता हूं आपको, लिख लिए, मिटाऊं? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में लेंगे। किसी का माइक ऑन है, घर में वो बच्चे से बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी दुखी हो रहा होगा कि हमसे बतिया रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे शोर सुनाई दे रहा है, मुझे शोर सुनाई दे रहा है, ये वाक्य किस तरह का है? हाँ, ठीक है, सुनिए। गूगल मीट पे आपका माइक बंद हो गया है। ओ सॉरी, हाँ, गूगल मीट में माइक बंद हो गया था, मैंने ऑन कर दिया, क्षमा चाहूंगा। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बताया कि जो चीज हम इंद्रियों से, इंद्रियां 5 है, क्या क्या है? श्रवण इंद्री, कान, सूंघने वाली नाक, देखने वाली आंख, टेस्ट जीभ से,
त्वचा से, स्पर्श से जो महसूस करते हैं। तो जो इंद्रियों से जो महसूस कर सकते हैं, ऐसे वाक्य का अनुवाद या ऐसी क्रिया का अनुवाद, ऐसे शब्दों का अनुवाद हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मुझे शोर सुनाई दे रहा है। इंद्रियों से सुनाई दे रहा है। अब आइए, जो चीज इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं उनका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हालांकि सुनाई दे रहा है, जब रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा है, लेकिन इसका अनुवाद जब करेंगे तो मुझे के लिए यहाँ आई लिखेंगे, ठीक है, आई लिखेंगे, माई नहीं लिखेंगे। सुनाई देना का हियर, शोर का, शोर का क्या लिखेंगे, नॉइज। आई हियर नॉइज। इस तरह के वाक्यों का ऐसे अनुवाद करेंगे, जैसे मुझे मीठा लग रहा है, इट टेस्ट्स क्या, स्वीट, या कड़वा लग रहा है, इट टेस्ट्स क्या, सॉर, या जो भी बिटर। तो ऐसे जब वाक्य आए तो उनका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए फूल क्या, क्या लगा सकते हैं बताइए। एक मिनट रुक जाइए, गूगल मीट वाले रुक जाइए। आप वो मुंह वाला हटा के बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्या बोलिए, बोलिए फिर से। जी नहीं, इससे नहीं लिखेंगे। ईयर, सुनाई देना क्या होता है, ईयर होता है। ठीक है, अब मीट में क्या पूछ रहे थे आप बताइए। गूगल मीट में कोई पूछ रहा था, बताइए। हाँ, पीटर आएगा। मुझे कड़वा लग रहा है क्या, फिर वहां कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा। मुझे हटा दीजिए, आप लिखिए करेला कड़वा लग रहा है, द करेला टेस्ट बिटर। इसी बिटर पे बिटर, मुझे का मतलब आई जो, हाँ मुझे की जगह आई होगा। मुझे करेला कड़वा, आई बिटर। पूजा जी, मैं जो बता रहा था कि यहाँ मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे मतलब यहाँ आई, लेकिन ये पैटर्न है, इससे हट के करेंगे तो गलत हो जाएगा। इट स्मेल्स मी बैड, ये लिख सकते हैं। इट स्मेल्स मी नॉइज, इट हियर्स मी नॉइज, इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो पैटर्न है ये फिक्स है, आप इसको रट लीजिएगा। बोलिए रिंकी जी, क्या कह रही थी। हाँ हाँ, बस मुझे खा जाएंगे, मुझे वहां छोड़ देंगे। क्लियर है? हाँ, मुझे छोड़ देंगे। अब हम ये वाक्य खत्म, अब आगे बढ़े। हाँ बोलिए अजय जी। वह दौड़ रहा है, ये आप इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं क्या। वह दौड़ रहा है, मैंने क्या आपको बताया, जो चीज इंद्रियों से महसूस कर सके उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। वह दौड़ रहा है, ये तो कंटिन्यूअस है, वो दौड़ रहा है, सवेरे से होगा शाम से होगा। ऐसे वाक्य तो कंटिन्यूअस में ही इज रनिंग होगा। कंफ्यूज, भाववाचक संज्ञा, दौड़ना भाववाचक नहीं है। मैंने आपको ये बताया, सुन लीजिए फिर से एक बात, कंफ्यूजन यहाँ हो गई। मैंने आपको ये बताया कि ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया जो है उसे हम इंद्रियों से महसूस कर सके। मुझे दिख रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, भले ही ये कंटिन्यूअस में है लेकिन उसका अनुवाद इंडिफरेंट में होता है। और जो आप कहना चाह रहे हैं कि वह दौड़ रहा है, एक मिनट रुकिए इधर। आप कह रहे हैं कि वह जो दौड़ रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस स्पष्ट रूप से है, इसमें इंद्रियों का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, उसे नहीं दिख रहा। हाँ, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। इधर से क्या बोल रहे थे आप लोग।
फिर से बोलिए, एक मिनट, फिर से बोलिए। कई लोग बोल रहे हैं सुन नहीं पा रहा हूँ। लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे, आप लोग एसएमएस कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब देखिए एक चीज और है हिंदी के वाक्यों में, जैसे राम ने फल खाया, मोहन ने किताब पढ़ी, ये जो ने होता है हिंदी में, इसका अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं? इंग्लिश में इसका अनुवाद कैसे करते हैं बताइए। ये जो ने शब्द है, ने शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होता है, ने का अनुवाद नहीं होता है, ठीक है। हाँ, राम ने फल खाया, हाँ तो ने का तो आपने अनुवाद नहीं किया ना, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, जैसे मैं यहाँ बोला राम ने फल खाया, अब ये सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे इसमें? राम ने फल खाया, मान लीजिए आपको लगता है सब्जेक्ट घूमना, ठीक है, तो ने के जो पहले संज्ञा या सर्वनाम आए, संज्ञा या सर्वनाम आए, यह आपका सब्जेक्ट होगा, कर्ता। लिख लीजिए ये, क्योंकि बड़े वाक्यों के अनुवाद में ये भूल होती है हम लोगों से, ठीक है, क्लियर है। देखिए किसी भी वाक्य में जहां आपको ने शब्द दिखे, ने शब्द के पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम हो वह करता है, सब्जेक्ट, क्लियर है। हाँ ना, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने तुमको देखा, एक वाक्य है, देखिए मैंने तुमको देखा, मैंने तुमको देखा, ये जो को है, ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देखिए ना, मैंने आपको सब्जेक्ट की पहचान बताई, अब धर्म बनता है ऑब्जेक्ट भी बताए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? को के बाद, को के पहले जो शब्द आता है, को के पहले जो शब्द आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है, लिख लीजिए। को के पहले, उसने राम को देखा, सीता को देखा, ठीक है, मतलब ये को के पहले जो संज्ञा है, संज्ञा का मतलब होता है नाउन, और सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन। को के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आए वह ऑब्जेक्ट होता है, ये लिख लीजिए आप लोग। बड़े बड़े वाक्यों का जब आप अनुवाद करने जाएंगे तो वहां ये बहुत काम आएगा। हो गया? सर क्या के पहले से मैंने आपको बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि वाक्य में जैसे मैं है, मैंने, ये मैंने हटा देते हैं, राम ने, एक वाक्य मैंने दिया, राम ने तुमको देखा, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी? ने के पहले जो शब्द है, ये ने के पहले जो शब्द आता है वह सब्जेक्ट होगा, और को के पहले जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, हमने पढ़ा है ना आप लोगों को। चलिए क्रिया वाला पार्ट फिर अगले क्लास में हम करेंगे। कुछ और सूत्र बता देते हैं, ये जो गोल्डन रूल्स मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कई बार क्या होता है, कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें से लिखा होता है, जैसे राजा को, एक गाना है किसी फिल्म का, रानी से प्यार हो गया, इसका अनुवाद क्या होगा? क्या होगा इसका अनुवाद? इस से के लिए आपने वृक्ष लगाया, यही कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। हाँ ठीक है पारस जी, और बाकी लोग ध्यान दें, जहां इस तरह के वाक्य होते हैं, राजा को रानी से प्यार हो गया या राजा को रानी से प्यार है, ऐसे वाक्यों में से का अनुवाद नहीं होता है। यहाँ क्या होगा, ये जो राजा को रानी से प्यार है, ये देखने में सिंपल सेंटेंस लगता है,
लेकिन इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करते हैं और किंग या फिर राजा लव्स, राजा लव्स रानी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर जैसे कौन से वाक्य होते हैं जहाँ पे से का अनुवाद नहीं होता? मैं ये बता रहा हूँ, राजा को रानी से प्यार है, ठीक है, राजा, और एक राजा से लेता हूं, राजा इस तरह के वाक्य में से प्रयोग नहीं होता है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, राजा रानी से मिला, राजा रानी से मिला, इसका अनुवाद जब हम करना चाहेंगे तो इस से का अनुवाद नहीं, राजा मेट विथ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ लिखते हैं राजा मेट रानी। राजा मेट रानी इसीलिए एक फिल्म है, उसका नाम है जब वी मेट। ठीक है, क्लियर है? वो राधा से मिला। उसके बाद राजा घोड़े से डरता है, अगला वाक्य लेते हैं। इस तरह से का जो होगा, से मतलब क्या है, यहाँ साधन के रूप में अगर नहीं है, ठीक है, साधन के रूप में होता है तब हम से का प्रयोग करते हैं, अगर साधन के रूप में नहीं है तो से का हिंदी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जैसे हम लिख दें राजा घोड़े से डरता है, और अक्सर ऐसी भूल करते हैं, राजा घोड़े से डरता है, क्या होगा इसका अनुवाद, क्या होगा बताइए? राजा फियर्स हॉर्स, स्केयर्स तो दूसरे को डरा देना होता है, स्केयर्ड विथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, अफ्रेड ऑफ हॉर्स करते हैं तो ठीक है, राजा फियर्स हॉर्स लिखेंगे तभी चलेगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ एक एक मिनट देखिए, राजा घोड़े से डरता है, मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहां साधन के रूप में से का प्रयोग नहीं होता है, घोड़े से डरता है ये साधन नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में से का अनुवाद अंग्रेजी में आते हैं तो नहीं होता है। तो राजा फियर्स हॉर्स, राम पत्नी से प्रेम करता है, राम लव्स हिज वाइफ, रमेश घोड़े से चलता है। अब घोड़े से चलता है, अब जैसे मान लीजिए घोड़े से डरता है, लेकिन यहां मैं कहता हूं राजा घोड़े से चलता है, चलता है, इसमें क्या होगा, यहाँ चूंकि साधन के रूप में है इसलिए साधन का पाई का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे वाक्य जहां साधन नहीं है, राजा घोड़े से डरता है, मैं शेर से डरता हूँ, हाँ पति पत्नी से डरता है, वहां युद्ध का प्रयोग नहीं होगा, इससे का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं होगा। ठीक है, उसने दिल से परिश्रम किया। हाँ एक मिनट, हाँ इधर कौन बोल रहा था? रमेश से चलता है, तो रमेश वॉक बाय हॉर्स। हाँ वो साधन है, मैंने आपको क्या बताया, जहां साधन की बात नहीं आती है, साधन नहीं, घोड़े से डरता है, डरने में कोई साधन का रूप नहीं है, ऐसे वाक्यों में आप से का अनुवाद नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलना, चलने के बारे में बोल रहे हैं। चलना तो मैं बताया जहां साधन है, ये तो पहले ही मैं बता चुका, जहां साधन है वहां बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वह दिल से पढ़ता है, दिल से परिचय, इधर एक मिनट, इधर से कोई पूछ रहा था, टीचमेंट में कोई पूछ रहा था। हाँ बोलिए। पहचान तो साधन नहीं है ना, राम घोड़े से डरता है, साधन है क्या? आप साधन का ध्यान रखिए, जैसे यहाँ मैं कहा कि वह घोड़े से चलता है, यहाँ साधन है, मोड ऑफ कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए यहाँ बाई का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ ना साधन है ना कुछ है, निरर्थक हो जाता है, तो उसमें अब से का अनुवाद नहीं करेंगे। ही लव्स हर्टफुली। ठीक है संदीप जी, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला एक और मैं इस तरह का अनुवाद बताता हूँ, ये जो सूत्र मैं बता रहा हूँ ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो बाद में बड़ी कंफ्यूजन होगी और फिर
अनुवाद आपका गलत होने जाएगा। जैसे एक और है, राम का भाई। पॉसेशन समझते हैं ना? पॉसेशन क्या होता है? पॉसेस मतलब अधिकार में होना। इसीलिए अंग्रेजी में एक वाक्य है, पॉसेस, एक मूवी बनी थी, पॉसेस, पॉसेस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप किसी और के अधिकार में हैं, और पॉसेस अगर कोई कह दिया तो इसका मतलब है आपके ऊपर भूत का साया है, भूत चढ़ गया है। बोलते हैं ना, इसको भूत पकड़ लिया है, तो इसमें बोलते हैं ही इज पॉसेस्ड। ठीक है। तो ये जो पॉसेस का मतलब होता है अधिकार, और आपके अधिकार में जो होता है या फिर आपसे जो संबंध होता है, पॉसेशन एंड रिलेशन, और रिलेशन, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये करने के बाद फिर मैं इसका रिपीट टेलीकास्ट अब फिर कभी नहीं करूंगा, और अगर ये भूल करेंगे आप लोग तो बहुत बड़ी भूल होती जाएगी। इसमें देखिए, अधिकार और प्रोसेस में संबंध का प्रयोग होता है, और इसमें कैसे हम इसका अनुवाद करेंगे। जैसे मान लीजिए, राम की घड़ी, राम की घड़ी, और राम का भाई, क्या होगा? राम का भाई। और कोई बताएगा? हम्म। बिल्कुल, देखिए, हाँ, इसमें एक ट्रिक है। अरे, गूगल मीट कट गया, 1 मिनट होल्ड करिएगा थोड़ा सा। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गई। गूगल मीट का कनेक्शन चला गया, कोई कॉल आ गया था, गलती से हमने अटेंड कर लिया। हेलो। गूगल मीट में रिक्वेस्ट में भेजा हूँ, 1 मिनट देख लेते हैं। क्लास कट गई। हाँ, गूगल मीट में वो दो, परमिशन दो। अंकल को फोन करो। 1 मिनट रुक जाइएगा, व्यवधान आ गया है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ, उसको कनेक्ट करो ना, अंकल बोलो करने के लिए। हाँ, जा रहा है। 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ, थोड़ा सा व्यवधान। अगर नहीं कनेक्ट होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ। हाँ। नहीं, वो जब ऑन होगा तब ना बोलूंगा, आ गए तो। ठीक है, चलिए। क्षमा चाहेंगे, कट गया था थोड़ा, फिर से मैं आया हूँ, होल्ड ऑन। चलिए, क्षमा चाहूंगा, कनेक्शन चला गया था। देखिए, अब मैं जो दूसरा वाक्य बताने जा रहा था, मैंने कहा राम की घड़ी, और दूसरा वाक्य मैंने लिखा राम का भाई। इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये भाई जो है वो किस तरह की संज्ञा है, प्राणी या अप्राणी, सजीव या निर्जीव? ये प्राणी है, ये अप्राणी है। जब भी प्राणीवाचक संज्ञा होगा, लिख लीजिए, प्राणीवाचक संज्ञा में यस या हाँ, प्राणीवाचक संज्ञा में एस लगाकर करते हैं। जैसे राम का भाई, हम लिखेंगे राम ब्रदर, इसको लिख लीजिए आप। हेलो। चलिए, प्राणीवाचक संज्ञा में अपोस्ट्रोफी लगा के राम ब्रदर लिखेंगे। डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं जो बता रहा था कि जब प्राणीवाचक संज्ञा होगी तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, राम ब्रदर। लेकिन जब घड़ी की बात है, अप्राणीवाचक है,
तो वॉच ऑफ लिखते हैं, वॉच ऑफ राम, वॉच या क्लॉक जो होगा इस तरह से प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अधिकांशतः, हाँ, अधिकांशतः ऑफ का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, इसमें अपवाद होता है, वो अपवाद वाली बात मैं फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। हाँ, राम्स क्लॉक लिख लीजिए। क्लॉक होता है बड़े साइज का और वॉच होता है घड़ी में हाथ वाली घड़ी। तो जब हम वॉच बोलते हैं तो अक्सर हम वॉच का प्रयोग करते हैं, राम की घड़ी। लेकिन दीवार घड़ी हम बोलेंगे, दीवार पर की घड़ी, तो वहां वॉच का प्रयोग कर लेंगे। वॉच, वॉच WATCH, वॉच जो होता है वो कलाई घड़ी के लिए होता है और क्लॉक दीवार घड़ी के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको मिटाता हूं, समझ गए होंगे आप लोग। अप्राणीवाचक जो संज्ञा होती है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी नहीं, ऑफ का प्रयोग करेंगे और प्राणीवाचक संज्ञा के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्लियर है? एक चीज और देखिए, जैसे लिखते हैं मेरी, या मेरी कार है, या मेरी कार है, इसका क्या लिखेंगे? क्या हुआ? इट्स माई कार। ठीक है, इट्स माई कार, स्पीकर आप लोग ऑफ कर लीजिए। इट्स माई कार। मैं तो देख पा रहा हूँ, जो नहीं देख पा रहे हैं वो आवाज सुने। देखिए, मैंने कहा यह मेरी कार है, इसका अर्थ हुआ इट्स माई कार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो इट्स जो हमने लिखा है, आवाज आएगी, थोड़ा एडजस्ट। आवाज क्लियर है? हाँ, मेरी आवाज क्लियर है। जिसको नहीं आ रही एक बार रिकनेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए, इट्स माई कार, ध्यान दें, एक मिनट ध्यान दें। इट्स माई कार मैंने कहा, ये जो इट्स है इसमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। अक्सर हम लोग ये भूल करते हैं, हम लिखते हैं तो हम लिख देते हैं इट्स माई कार। इट्स दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए उसको। क्लियर सुनाई भी नहीं दे रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। चलिए, जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो टीचमेंट पर आ जाएं, जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो टीचमेंट पर आ जाएं, जिनको असुविधा हो रही है वो टीचमेंट पर आ जाएं। ठीक है, देखिए, इट्स माई कार, ये जो तीन शब्द हैं, इट्स, योर्स और देयर्स, इट्स, योर्स और देयर्स, THEIRS। इट्स मतलब यह, योर्स मतलब तुम्हारा, और देयर्स मतलब उनका। इनमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, लिख लीजिए आप लोग। इट्स, योर्स में ऐसे लगा दिया तो गलत हो जाएगा, देयर में वो लगा दिया गया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? इट्स, योर्स, हाँ सुनिए, इट्स, योर्स और देयर्स, देयर मतलब उनका। फिर से बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, ये नोट कर लीजिए। इट्स, ITS, इट्स, योर्स, YOURS और देयर्स, THEIRS, देयर्स। इन तीनों में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसा वाला एस नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा अगर लिखते हैं तो। क्लियर है ना? क्या इधर से क्या आवाज आई, कौन बोला गुड़िया? हाँ, एक बार और किसी ने कहा बता दूं, देखिए, इट्स, ITS, इट्स, योर्स, YOURS, योर्स और देयर्स, THEIRS, देयर्स। इन तीनों में अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करते हैं। अपोस्ट्रोफ मतलब ये जैसे जैसे कामा टेढ़ा कर देते हैं ना ऊपर सिर के, वो नहीं लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, बोलिए। क्या हम अभी क्या बोल रहे थे? नहीं, हम क्या बता रहे थे सविता जी? आपका ध्यान पूछने में, सुनने में नहीं है। मैं वही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, इट्स,
नहीं अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे उसमें, इट इज माई कार, इट्स नहीं लगाएंगे, योर्स नहीं लगाएंगे उसमें अपॉस्ट्रोफी, और देयर्स में नहीं लगाएंगे। आप लोग जब सुने तो दिमाग में प्रश्न ना घुमाएं, नहीं तो क्या होता है जब मैं बोलने चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप ऑक्यूपाइड माइंड हो गए तो नहीं समझ पाएंगे क्या कर रहा हूँ। बोलिए। उसकी बात मैं बाद में करूंगा, मैं अभी क्या आपको बता रहा हूँ, कुछ विशेष रूल बता रहा हूँ जो आप दिमाग में रखिए, वो जब मैं उस पर आऊंगा तब फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको रूल जो बताया उसको ध्यान रखें। अब जैसे आप बता रहे हैं दिस कार इज माइन, एक चीज होता है मटेरियल ऑफ कंपोजिशन, मटेरियल ऑफ कंपोजिशन, मटेरियल ऑफ कंपोजिशन, मटेरियल ऑफ कंपोजिशन मैंने भी आपको बताया ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे पत्थर के मकान, क्या होगा, पत्थर के मकान मैंने आपको बता दिया अप्राणीवाचक संज्ञा है, इसलिए यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पत्थर के मकान के लिए क्या लिखेंगे, हाउस ऑफ स्टोन। ठीक है, पत्थर सिंगल पत्थर नहीं हुआ इसलिए स्टोन्स लिखेंगे। मटेरियल ऑफ कंपोजिशन होगा वहां ऑफ का प्रयोग करते हैं, और इसी के अनुसार आपका वो वाक्य या जो भी है अनुदित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक स्पष्ट हो गया और आप लोगों को। अगला हम वाक्य लेते हैं, कंपाउंड नाउन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नाउन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, बचपन में पढ़ा होगा, अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा। कंपाउंड नाउन क्या कहते हैं, देखिए, का के की का, जैसे का की, इन दोनों के लिए यदि इनका अर्थ के में आता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैं बता रहा हूं, का और की का प्रयोग अगर के रूप में होता है तो उसका अनुवाद कंपाउंड नाउन के रूप में होता है, लिख लीजिए आप लोग। का के की का प्रयोग के रूप में जब हो तो इसका अनुवाद कंपाउंड नाउन के रूप में होगा, लिख लीजिए। मैंने देखिए यहां लिखा है का के, का और की, इन दोनों का जब प्रयोग के रूप में हो, के मतलब के लिए, इसका प्रयोग के अर्थात के लिए के रूप में हो तो इसका प्रयोग अनुवाद कंपाउंड नाउन के रूप में करते हैं। ठीक है, सूत्र मैं अभी लिखा देता हूं आपको फिर से, एक उदाहरण देखो, इसको आप लोगों ने लिख लिए, फिर से बोल देता हूं, का की का प्रयोग अगर के लिए के रूप में हो तो उसका कंपाउंड नाउन के रूप में करते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब हो जाता है कि उसमें ये का के की का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। आप लोग ट्रेन में चले होंगे, कोई ऐसा है जो ट्रेन में कभी ना चला हो, हाथ खड़ा करे जो ट्रेन में कभी ना चला हो, या ट्रेन जिसने ना देखा हो। चलिए, रानी जी कह रही है शायद ट्रेन से नहीं जाएंगे कभी, सबने देखा। ट्रेन में एक स्लीपर कोच होती है, स्लीपर पता है ना आपको, स्लीपर कोच का मतलब होता है, इसको क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, शयनयान, शयनयान। इसी तरह से अगर मैं हिंदी में लिखूं भोजन, भोजन का यान, भोजन का यान क्या होगा, पेंट्री कार, या पेंट्री नहीं होगा डाइनिंग कार होगा। पेंट्री में क्या होता है, इसमें खाना बनता भी है। देखिए भोजन का यान, मैंने अभी तुरंत आपको बताया, ये जो का प्रयोग अगर के लिए होता है, के लिए या के होता है तो इसमें फिर के का हम अनुवाद नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जैसे भोजन के लिए डाइनिंग कार हमने लिखा, कार फॉर डाइनिंग नहीं लिखा, लिखा क्या, अगर हम इसको कार फॉर डाइनिंग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, अगर हम इसे, देखिए मैंने आपको बताया, फिर से मिटा के बताता हूँ, देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए, फिर से लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, हाँ बोलिए अजय जी। आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझिए।
जैसे मान लीजिए मैं भोजन का यान लिखता हूं, भोजन का यान, ठीक है। आप इसका बनाएंगे दो चीजें से, मान लीजिए भोजन का यान, मैं इसको कार फॉर डाइनिंग लिखूं, कार फॉर डाइनिंग, DINING, या फिर यहाँ डाइनिंग का लिखूं, कौन सा सही होगा, कौन सा सही है बताइए। डाइनिंग का। तो मैंने आपको बताया कि जब का प्रयोग के लिए के रूप में समझ में आए तो ये का हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसलिए डाइनिंग, कार फॉर डाइनिंग का मतलब हो गया कार खाने के लिए है, लेकिन कार खाने के लिए यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, डाइनिंग कार, मतलब ऐसी कार है जिसमें आप बैठ करके भोजन कर सकते हैं। इसी तरह से पीने का पानी, अगर मैं लिखूं पीने का पानी, पीने का पानी लिखूं तो क्या लिखते हैं इसका, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह से अगर मैं लिखूं पढ़ने का कमरा, क्या होगा उसका, पढ़ने का कमरा, रीडिंग रूम। अध्ययन नहीं बोला ना, अध्ययन और पढ़ने में अंतर है। इसी तरह से मैं अगर कहूं कि सोने वाली कोच, ट्रेन में जो होती है, क्या लिखते हैं उसको, स्लीपर कोच लिखते हैं, ठीक है। समझ आया यहां तक जो मैंने बताया, और समझ पाए कि नहीं समझ पाए। क्या बोल रही हैं, क्यों होगा ना, कार फॉर डाइनिंग मतलब खाने के लिए वो कार है, उस कार को आप खा सकती हैं। हाँ, तो खाने का कार जो मैंने बोला उसके संदर्भ में उसका अर्थ नहीं होगा, लेकिन होगा अगर उस कार को बना, केक बनाते हैं ना आजकल हम लोग, कोई केक में कुछ बना देता है, कोई बारबी बना देता है, तो वो तो खाने के लिए होगा ना। आगे बढ़े या यही समाप्त करें, बोलिए। चलिए, और कुछ और सूत्र जो आम भूले करते हैं उसमें हम बात करते हैं। आप लोगों को क्लॉज पता है कि नहीं पता है, क्लॉज कितने लोगों को पता है, दो तरह के क्लॉज हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और, पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो छोड़ दूंगा। चलिए, एक चीज और करते हैं, ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। अब इसमें एक आखिरी, सुनिए सुनिए बात, जब हाथ खड़ा करूं तो रुक जाइए। देखिए एक और होता है वांछनीयता, डिजायरेबिलिटी, DESIRABILITY, ये भी आप लोग ध्यान दें। डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है वांछनीयता, या फिर बाध्यता, या फिर इच्छा या बाध्यता, इच्छा, ये ऐसे शब्दों का अनुवाद कैसे करते हैं, बता दीजिए। ठीक है, वांछनीयता या ऐसे वाक्यों में क्या होता है, बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए आप लोग, तो हम आगे बोले। उदाहरण दूं, मुझे दिल्ली जाना है, जैसे मान लीजिए मुझे टीका लगवाने दिल्ली जाना है, टीका लगवाने दिल्ली जाना है, इसका बताइए। हाँ, क्या होगा, मुझे दिल्ली जाना है, हम्म हम्म, आई हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है ना। सर नीड नहीं होगा, हम्म?
ये बाध्यता मूलक है, जहाँ हैव टू का प्रयोग होगा। आप सही कह रहे हैं, जहाँ बाध्यता मूलक है वहां हैव टू का प्रयोग होता है। लेकिन अगर मैं लिखूं कोई सिनेमा रिलीज हुई है बिहारी में, मुझे राधे देखने जाना है, राधे फिल्म का नाम है ना, इसका अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, बोलिए। हम्म मुझे मुझे टीका लगवाने जाना है। टीका क्या, वैक्सीनेशन क्या है, जरूरी पार्ट है कि नहीं है? अरे बोलिए हाँ ना। दिल्ली फॉर वैक्सीनेशन। देखिए हाँ, वैक्सीनेशन जरूरी है, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। ठीक है, पहले बच्चे बोलते थे कि बच्चा सो जाए नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इसी तरह आजकल बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवा लीजिए नहीं तो कोरोना हो सकता है। तो जहां बाध्यता है वहां आई हैव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां बाध्यता नहीं है, राधे जो फिल्म लगी है मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, वहां इच्छा का प्रयोग होता है। और जहां इच्छा हो वहां आई एम टू लिख सकते हैं। आई एम टू गो टू सी राधे। क्लियर है? हाँ, समझ हुआ नहीं हुआ? जरूरी नहीं, मेरा मन किया राधे नई फिल्म आई, अब एक्चुअली इसका क्या है, पूरे वाक्य के साथ जोड़ा जाएगा। मैं आप पीछे का उसके पहले का वाक्य छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए सलमान खान की राधे फिल्म रिलीज हुई है, मुझे देखने जाना है, वहां बाध्यता नहीं है, नहीं देखूंगा तो भी मर नहीं जाऊंगा। इसलिए ऐसे वाक्यों में एम टू का प्रयोग करते हैं। और आप अक्सर देखेंगे कि सरकारी कार्यालयों में जो पत्राचार होता है, जब आप नौकरी पे जाएंगे तो वहां इस तरह का आपको अंग्रेजी देखने को मिलेगा, आई एम टू गो टू, आई एम टू सबमिट माई रेजिग्नेशन, मुझे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना, इस तरह का वाक्य आएगा। लेकिन आप ऐसी भूल ऐसे वाक्यों में नहीं करेंगे जहां बाध्यता है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पटना जाके नौकरी ज्वाइन करनी है, ऐसे वाक्यों में हैव टू का प्रयोग होगा और उससे न भूलें। क्लियर है? आगे बढ़े। मुझे राधे देखनी है। क्या लिखा आपने? मुझे राधे देखनी है, देखने जाना है, देखनी है, मुझे राधे देखने जाना है। तो जब मैं ऐसा कहूंगा कि मुझे राधे देखने जाना है, तो वहां आई एम टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से, आई एम टू गो टू सी, या आई एम टू गो टू नहीं लिखना है तो आई एम टू सी राधे, मुझे राधे देखना है। क्लियर है? कोई संदेह हो तो बताएं। क्या बता दें? मैंने बताया बाध्यता, फिर एक वाक्य और दिखाता हूँ, एक वाक्य और दिखाता हूँ, इसको मिटाऊं पहले। देखिए मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं कि मेरी मम्मी गांव गई है, मुझे उसे लेने जाना है। मेरी मम्मी गांव गई है, मुझे उसे लेने जाना है, क्या होगा इसका अनुवाद? क्या होगा? नीड टू गो टू विलेज। माई, पहली बात देखिए, मैंने आपको बताया अनुवाद में जो काम पहले होता है उसको पहले करते हैं, जो काम बाद में होता है वो बाद में करते हैं। तो मेरी मम्मी दिल्ली गई है या गांव गई है, तो माई मदर हैज गॉन टू, कहा? दिल्ली या गांव जो लिखना है, कॉमा, मुझे उसे लेने जाना है, आई हैव टू गो टू, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो कौन लाएगा, मेरी मम्मी है ना। तो वहां हैव टू का प्रयोग होगा क्योंकि बाध्यता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मिथुन चक्रवर्ती मेरे मोहल्ले में आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में मिथुन चक्रवर्ती मेरे मोहल्ले में आ रहे हैं, मुझे उन्हें देखने जाना है, जब इसका अनुवाद करेंगे मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं, नहीं भी जा सकता हूं, तो ऐसे वाक्य का जब हम अनुवाद करेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती इज कमिंग टू माई विलेज या लोकेलिटी जो लिखना हो, आई एम टू गो टू मीट हिम, मुझे उनसे मिलने जाना है। जा भी सकता हूं, मन नहीं किया तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे वाक्य जहां बाध्यता न हो वहां एम टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे ना, ठीक है। इसके बाद हम इसके बाद थोड़ा और एडवांस लेवल में आते हैं। 10 मिनट और, 10 मिनट के बाद मैं ब्रेक कर दूंगा।
क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के डेटा आज बचे नहीं होंगे, दिन भर व्हाट्सएप पे रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन का फिर मैं अगले सेशन में लिखूंगा, 1-2 दिन में बीच में स्पेशल क्लास करूंगा या नहीं होगा तो संडे वाले क्लास को थोड़ा लंबा खींचेंगे। ये रूल बताना जरूरी था, बिना रूल के आप लोग नहीं चल पाएंगे। क्या ये रूल अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ बोलिए पूजा। बोल रहे अच्छा लगा, अच्छा हाँ का मतलब खर्च बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मतलब नहीं बच नहीं रहा है। हाँ तो मैं बताया जिस दिन क्लास हो उस दिन दिन भर व्हाट्सएप पे चैटिंग मत करिए, कोई फिल्म मत देखिए, बचा के रखिए ना। व्रत होता है जिस दिन उपवास होता है उस दिन तो हम राशन बचा के रखते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका हम अक्सर अनुवाद गलत लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है प्लेइंग, इसका हिंदी क्या होगा? प्लेइंग का हिंदी क्या होगा? आसान है, खेल रहा है। प्लेइंग के साथ अगर हम कार्ड का प्रयोग कर दें तो क्या होगा? खेलने वाला कार्ड, प्लेइंग कार्ड मतलब खेलने वाला कार्ड। लेकिन इसके लिए हमारे हिंदी में एक शब्द उपलब्ध है, ताश। ठीक है, अगर इसको आप पत्ते लिखेंगे, पत्ते कुछ क्षेत्र के लोग भारत में इसका प्रयोग करते हैं, राजस्थान, हरियाणा, कुछ यूपी का, कुछ दिल्ली का। पत्ते का प्रयोग आप नहीं करेंगे। प्लेइंग कार्ड के लिए हिंदी में एक शब्द उपलब्ध है, ताश। तो आप जब अनुवाद करेंगे तो इसके लिए आप ताश का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ड्राई फ्रूट, अक्सर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ड्राई फ्रूट मतलब खाना खा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जैसे मैं खा रहा था, तो ड्राई फ्रूट के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? सूखे मेवे, वेरी गुड। सूखे मेवे, कुछ लोग सूखे फल भी कह देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मेवा होता है, आप लोगों ने मेवा देखा है कि नहीं देखा है? मेवा देखा है, हाँ या ना? अब मेवा में किशमिश, काजू ऐसी चीजें आती हैं। तो जब ड्राई फ्रूट लिखा जाता है तो अगर सूखे मेवे आप अनुवाद कर दें तो गलत होगा। किशमिश सूखा हुआ होता है, अंगूर सूखा रहता है। आपके खजूर जो होते हैं उसको सुखा करके क्या बनाते हैं? छुआड़ा। इसी तरह से काजू भी सूखा रहता है, सुखा के छिलका निकाल दिया जाता है, वो पहले से ही सूखा रहता है। तो जहां ड्राई फ्रूट आए वहां मेवे लिखेंगे हम, आप उसको सूखे मेवे लिखेंगे तो वो गलत अनुवाद हो जाएगा। इसी तरह से एक और शब्द है फोर्स्ड लेबर, इसका मेवा लिखेंगे, मेवे, हाँ खाली मेवे। इसी के साथ एक और शब्द है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर क्या होता है? बधुआ मजदूरी नहीं, बधुआ मजदूरी नहीं होती है, बधुआ तो कुछ और हो जाता है। फोर्स्ड लेबर को हमेशा बेगार कहते हैं, मतलब काम कराएगा वो आदमी पैसा नहीं देगा, इसको बेगार कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक बॉन्डेड लेबर, हाँ, इसी तरह से अगर एक और वाक्य मैं लिखूं, होली वाटर ऑफ गंगा, होली वाटर ऑफ गंगा, क्या लिखेंगे इसका हिंदी? गंगा जल, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा आप में से? बेगार का मतलब, एक मिनट, बेगार मतलब आप किसी से काम कराएं उसे पैसे न दें और जबरदस्ती काम कराएं, वो बेगार कहते हैं, उसी को फोर्स लेबर कहते हैं। बेगार मतलब बिना पैसा दिए। ठीक है, होली, होली वाटर ऑफ गंगा, इसका हिंदी क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। देखिए होली वाटर ऑफ गंगा, इसको हम लोग गंगा जल लिखेंगे। अगर आपने लिख दिया गंगा का पवित्र जल तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? भारत में गंगा को हमेशा पवित्र माना गया है। ठीक है, गंगा में चाहे कितना भी कचरा आप बहा दें, आप घर में पूजा करते हैं, पूजा के फूल उल गंगा में जाके डाल देते हैं नाला समझ के, लेकिन फिर भी गंगा पवित्र है, गंगा का पानी लाके पीते भी हैं और तमाम चीजें करते हैं। तो गंगा जल लिखेंगे, होली वाटर ऑफ गंगा जहाँ लिखा हुआ है वहां गंगा लिखेंगे, या फिर पवित्र जल, जैसे पवित्र जल का भी प्रयोग इसके लिए करते हैं। तो पवित्र जल
या घनघट का प्रयोग करेंगे इसके लिए। क्लियर है? कोई संदेह है इसमें? आगे बढ़ेंगे। एक और शब्द लेते हैं, डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड पर्सन का क्या होगा? डिसेबल्ड पर्सन। और कोई बताए? एक ही व्यक्ति बोला है, और कोई बताए क्या करेंगे? डिसेबल्ड के लिए विकलांग लिखते हैं, और कुछ लोग पर्सन के लिए व्यक्ति लिख देते हैं, विकलांग व्यक्ति। लेकिन हालांकि ये चल जाता है, प्रयोग में चल चुका है, लेकिन मेरे विचार से अगर डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड पर्सन है, वो अंग्रेजी में कह सकते हैं, हिंदी में व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकलांग घड़ी नहीं हो सकती है क्या? मेरा टेबल या मेरी मोबाइल विकलांग नहीं हो सकती, कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा नहीं होगी, तो व्यक्ति मतलब फिर व्यक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिसेबल्ड है तो उसके लिए विकलांग ही लिखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। एक और लिख लीजिए, फाउंडेशन स्टोन। बोलिए बोलिए, सुन नहीं पाया। चलिए, मैंने आपको बताया डिसेबल्ड पर्सन लिखा है अंग्रेजी में, उसका मैंने हिंदी बताया विकलांग। उसके बाद विकलांग पर्सन के लिए व्यक्ति नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो आज जो मैंने आपको बताया, बहुत गूढ़ चीजें मैंने बताई है, और अगर इसको भूल जाएंगे तो भविष्य के अनुवाद में, विशेषकर रेलवे, जहां वर्ड टू वर्ड देखते हैं, एसएससी के पेपर 2 में आपको काफी दिक्कत होगी। मैं आशा करता हूं अब सत्र के समापन की तरफ बढ़ता हूं। फाउंडेशन स्टोन तो बताइए क्या? फाउंडेशन स्टोन बताया था मैंने। फाउंडेशन स्टोन का क्या होगा? एक मिनट चंदन जी, फाउंडेशन स्टोन का क्या होगा? नींव। फाउंडेशन स्टोन, अगर मान लीजिए द प्रेसिडेंट लेड द फाउंडेशन स्टोन, ये पूरा वाक्य है। द प्रेसिडेंट लेड द फाउंडेशन स्टोन, लेड द फाउंडेशन स्टोन, इसका क्या अनुवाद करेंगे? भूमि पूजन। ना, फाउंडेशन स्टोन को शिलान्यास होगा। इसका अनुवाद होगा कि राष्ट्रपति ने नींव नहीं रखेंगे, राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया। इस तरह के शब्दों का हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे, और अनुवाद के लिए जो मैंने दिया था पूरा भरपूर समय दे रहा हूं आपको, संडे के सत्र में हम उस पर चर्चा करेंगे। बोलिए। वो करके दे दे क्या सर? नहीं, आप लोग देखिए, इमेज भेजते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इमेज में मेरा समय बहुत खर्च होता है। अगर आप टाइप कर सके तो भेज दीजिए, मैं समीक्षा कर दूंगा। खुदा के वास्ते भगवान के लिए इमेज मत भेजिए, बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो दिमाग आधे से ज्यादा खर्च हो जाता है इमेज को देखने में, वो कहाँ चला गया फिर ढूंढ के लाने में। ठीक है, आज का सत्र यहाँ समाप्त करता हूँ। जिसका प्रश्न हो वो रुके, बाकी जयराम जी की कर। रिकॉर्डिंग आपको 30 मिनट में कल उपलब्ध हो जाएगा। 30 मिनट में 6 घंटा लगता है, ठीक है? क्या बताएं? हेलो, वॉच किसका? वॉच और क्लॉक का? हाँ, सी और वॉच का प्रयोग। सी का मतलब क्या होता है? आंख से देखना, और वॉच का मतलब ऑब्जर्व करना। जैसे आता है बर्ड वॉचिंग, चिड़िया देखना, वहां ऐसे घूर के देखते हैं, ऐसे ऐसे करके। और सी मतलब जा रहा हूं, ऐसे देख के निकल गया, ठीक है? लेकिन आई विल सी यू लिख दिया गया तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, देख लूंगा ठाकुर, जैसे गब्बर सिंह बोलता है। हाँ रश्मि, फाउंडेशन स्टोन का हिंदी क्या बोला आपने? शिलान्यास। लेड द फाउंडेशन स्टोन का शिलान्यास। ऐसे शब्दों पे हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आज यही समापन करता हूँ, समय बहुत हो गया, और पूजा जी की शिकायत है, डेटा खर्च हो रहा है, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय हिंद। एक मिनट, हाँ टाइप करके भेजिए, एक मिनट इधर वाले, टाइप करके नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं देखूंगा। सविता जी मुझे रोज फोटो भेजती है, मैं फेडअप हो गया, अब उनका नहीं देख रहा हूँ,
क्यों, मेरे पास समय कम है और आप मुझे अगर फोटो में उलझा देंगे तो कहाँ से देखूंगा मैं। ठीक है, अगर टाइप करके भेजेंगे तो मैं देखूंगा, नहीं तो संडे उसका मैं करूंगा, उसके ऊपर कुछ करूंगा चर्चा। ठीक है, एक मिनट इधर वाले रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, टीचमेंट वालों को विदा कर दें। क्या बोलिए। मैं बताऊंगा कैसे कर गूगल वाले मित्र लोग